Welcome, folks. I, Avinash Garg, the UPSC Digital Mentor, welcome you all to a discussion of M. Lakshmikant series, in which we discuss every chapter of M. Lakshmikant in great depth, so that you need not to worry at all for polity for your UPSC examination. So now let's get started off with the remaining topics of fundamental rights, and this is the part 3 of our series of fundamental rights. And we had already covered the 2 videos in which we discuss about the article, like article 12 and 13, and then we discussed about the articles that pertain to right to equality. So now is the time to move forward. So let's get started off and discuss remaining articles of our fundamental rights. So let's get started. सो गाइज व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी होता है, जिसको हमने बहुत अच्छे से इन डेप्थ हमने अर्लियर वीडियो में देख लिया है. इफ यू हैड नॉट वॉच दैट वीडियो देन आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट, बिकॉज जब आप वो वीडियोस देखोगे तो आपको खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, बहुत अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बनती चली जाएगी व्हेन यू फॉलो द वीडियोस दैट आई एम प्रोड्यूसिंग फॉर ऑल ऑफ यू. सो नाउ इज द टाइम टू मूव टुवर्ड द सेकंड फंडामेंटल राइट, बिकॉज नॉर्मली उसके अंदर आर्टिकल्स है, राइट. बट अदरवाइज हमने फर्स्ट वीडियो जो फंडामेंटल राइट्स की थी उसमें डिस्कस किया था कि वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें फर्स्ट फंडामेंटल राइट था राइट टू इक्वालिटी, जो हमने डिस्कस कर लिया. एंड इन दिस वीडियो वी विल बी प्रोबेबली कवरिंग द राइट टू फ्रीडम, दैट इज the second fundamental right. So let's get started off. And freedom is something that we all do require and we all do always want कि हमें freedom मिले. वो हमारे पास right भी है, we have that right. और वो उसके अंदर कौन से आर्टिकल्स आते हैं अभी हम वो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 19, दैट इज गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स 6 राइट्स. और वो 6 राइट्स बहुत क्रूशल राइट्स है हम सब के लिए. और वो सबसे पहला राइट क्या आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हर इंसान के पास जो सिटीजन ऑफ आवर कंट्री है उसके पास ये राइट है कि वो अपनी जो भी उसकी मर्जी है वो बोल सकता है, वो अपने एक्सप्रेशंस को दिखा सकता है. जैसे फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही फ्रीडम टू साइलेंस भी आता है. अगर मेरी मर्जी नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी, तो वो मेरी मर्जी है, राइट. वो मेरे पास एक फंडामेंटल राइट है. कम से कम इतना तो कंट्रोल इंसान का अपने ऊपर होना चाहिए, तो वो पर्टिकुलर फ्रीडम्स हमें प्रोवाइड की जाती है. बट यहाँ पे मैंने आपको हर वीडियो में यही बार बार बोला होगा कि जब भी फ्रीडम की बात होगी या किसी भी राइट की बात होगी, फंडामेंटल राइट की, तो उसके साथ राइट के साथ साथ पहले ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बता दी जाएंगी. और मैं आपको साइड बाय साइड साथ के साथ ही वो कुछ इंट्रोड्यूस करती जाती हूँ. जैसे अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, बट यहाँ पे आपकी जो स्पीच है या आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो किसी भी तरह से नेशनल जो इंटीग्रिटी है उसको कहीं भी मतलब उसको हारमोनियस वे में आगे लेके जानी चाहिए. अब आप लोगों को ज़रूर पता होगा, जो अभी एक यूट्यूबर है रणबीर इलाहाबादिया, उनके खिलाफ जो एक पूरा वो चला है, जो सुप्रीम कोर्ट में उनका केस भी किया है, तो वो सब क्यों हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. आप ये भी बोल सकते हो कि उनके पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट वहाँ पे क्या आता है कि सोसाइटल हार्मनी भी उनको कंसीडर करनी पड़ेगी. तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ से अगर रिलेट करके चले तो हमें समझने और याद रखने आसान हो जाएंगे. ऑल्दो वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस फॉर दैट ऑल्सो. राइट टू असेंबल पीसफुली, जैसे हम लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह देखते हैं, हम लोग बहुत सारे एजिटेशंस देखते हैं, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे धरना प्रदर्शन कर दिया, कुछ भी इस तरह के, वो लोग एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है. तो उस केस में उनके पास राइट है तभी वो ये कर पा रहे हैं. अगर उनके पास राइट नहीं होता तो आपको नहीं लगता कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हो, या जो प्रेजेंट एक डेकोरम है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हो और आपके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा, क्या आपको गवर्नमेंट जो है वो क्रश नहीं कर देगी आपकी वो पूरी एजिटेशन? बट वो नहीं कर सकती है. क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू असेंबल पीसफुली, कि हमारे पास राइट है कि अगर कोई भी एजिटेशन पीसफुली हो रही है, जहाँ पे वायलेंस नहीं है, नॉन वायलेंस का एक फैक्टर है, तो वहाँ पे ज़रूर जो गवर्नमेंट है वो हमारी जो एजिटेशन है या जो हमारा धरना है या जो हमारा एक वो मूवमेंट चल रहा है उसे वो क्रश नहीं कर सकती हैं. ये ज़रूर अपना याद रखना. और ये क्यों है, आप कभी भी सोचोगे तो अगर आपको बताओ, फ्रीडम स्ट्रगल में एक्चुअली नॉन वायलेंट वे में जो सब कुछ चला था उसमें यही तो करते थे वो लोग. तो जब उन्होंने ये सब कुछ खुद से किया हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, तो क्या वो अब आपको मना करेंगे? नहीं करेंगे, राइट. तो इसीलिए हमारे पास राइट टू असेंबल पीसफुली भी एक राइट है. बट
यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पीसफुली एक स्पेशल कीवर्ड है जो आपको याद रखना है। अगर वहाँ पे वायलेंस होगा या कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी तो उसको लॉ एंड ऑर्डर का इशू समझ के गवर्नमेंट या पुलिस वहाँ पे इंटरवीन करेगी और आपकी एजुटेशन खत्म हो जाएगी, आपकी मूवमेंट खत्म हो जाएगी। तो अंडर सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मजिस्ट्रेट कैन रिटेन एन असेंबली, मीटिंग्स और प्रोसेशन। ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ यहाँ पे जब भी आप कोई भी फंडामेंटल राइट पढ़ोगे तो साथ में प्लीज उसके कीवर्ड जरूर पढ़ना, क्योंकि कीवर्ड्स ही डिफाइन करेंगे कि वो पूरे। अब हम लोगों ने आर्टिकल 15 देखा था, उसमें क्या बोला गया था कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन बेसिस ऑफ 5 ग्राउंड्स, बट वहां पे कीवर्ड क्या था, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 ग्राउंड्स। ओनली का मतलब क्या है कि ये प्राइमरी ग्राउंड नहीं हो सकते, और कोई ग्राउंड हो, सेकेंडरी ग्राउंड ये हो तो चलेगा, राइट। तो कीवर्ड्स पे हमेशा ध्यान देना जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ोगे, इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि प्लीज हैव प्रेयर एक्ट विद यू, और आप उसमें से साथ के साथ ही चीज़ें पढ़िए ताकि आपको और अच्छे से रिलेटिबिलिटी एस्टैब्लिश होती चली जाए। अब जितने हम ये 6 राइट्स देख रहे हैं ये सारे के सारे हमें आर्टिकल 19 के अंदर ही मिलते हैं, राइट। देन कम्स राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। जैसे आपको पता है बहुत सारी एसोसिएशंस, बहुत सारी यूनियंस एग्जिस्ट करती है, बहुत किसान यूनियन ये वो, तो बहुत सारी यूनियंस एग्जिस्ट करती है। क्यों करती हैं? क्योंकि उनके पास राइट है। अब देखो यहाँ पे जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है, बट कुछ ऐसी प्राइम सिचुएशंस है या प्राइम कंडीशंस हैं या प्राइम जॉब्स बोल लें, हम वहाँ पे ये वाला राइट उन्हें नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? जहाँ पे भी यूनियन होगी, जहाँ पे भी एसोसिएशन होगी, वहाँ पे क्या होगा? पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स क्या अर्ज करती है? पावर अटेन करना। और जहाँ पे पावर अटेनमेंट आ जाएगा वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स अपना रोल प्ले करने लग जाते हैं। तो दैट मीन्स जो यूनियन है, अगर सपोज कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बनने का हमने परमिशन दे दिया हमारी आर्म्ड फोर्सेज में, तो वहाँ पे क्या होगा? पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी, और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होना कभी भी अच्छा नहीं होता, आर्म्ड फोर्सेस के केसेस में तो एटलीस्ट। क्यों नहीं अच्छा होता? क्योंकि देखो जो इतना क्रिटिकल एक मैटर है, आर्म्ड फोर्सेस हमारी, जिनके ऊपर हमारी पूरी सिक्योरिटी, हमारी पूरी टेरिटरी, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंडेंट है। अगर सपोज हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमें प्रोटेक्ट नहीं करेंगी या प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में इंडिया की आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी। हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यू रहेगी? कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राइट, और उसके बाद सिटीजन्स। तो यूनियन और उसकी टेरिटरी ही नहीं रही तो फिर उसके सिटीजन्स ही नहीं रहे, तो फिर बाकी सब चीज़ें कहाँ से एग्जिस्ट करेंगी, राइट। तो इसलिए पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में या पर्टिकुलर ऐसे सिचुएशंस में या ऐसे जॉब्स में जहाँ हमें लगता है कि अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई, अगर यूनियन मेकअप हुई, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पे हम लोग ये यूनियन को अबॉलिश करते हैं। अबॉलिश इन द सेंस कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है आर्म्ड फोर्सेस के केसेस में, राइट। तो ये है इसका एक तरह से हम बोल लीजिए रिस्ट्रिक्शन। देन वी हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री, कि हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इंडिया के केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया के केस में हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, दैट मीन्स वी कंसीडर इंडिया टू बी होल एज अ सिंगल टेरिटरी। और अगर हम उसको, हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमने कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स बनाई हैं, बट इंडिया एज अ होल इज अ सिंगल टेरिटरी, राइट। तो अगर हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई हैव द प्रिविलेज एंड आई हैव द राइट टू जस्ट मूव थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि वो तो मेरी कंट्री है, तो वो हमारे पास फंडामेंटल राइट है। बट अगेन रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि कुछ कंडीशंस में रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हो जाती हैं। और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है? अब जैसे सपोज करो कोई ट्राइबल एरिया है या कोई भी ऐसी ट्राइब है जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो आम सिटीजन्स हैं वो वहाँ पे ना जाए। क्यों ना जाए? क्योंकि देखो इंडियंस क्या, नॉर्मल सिटीजन्स कहीं भी जाएंगे तो वो लोग वहाँ की जो कल्चर है, जो उनकी प्रियोरिटीज़ है, उन सबको डाइल्यूट ना कर दें और अपने अपने नोशंस बना के चीज़ों को डिपिक्ट ना करने लग जाए। हो सकता है आपको लगे कि जो वो ट्राइबल लोग कर रहे हैं वो गलत है, पर ट्राइबल लोगों को लगता है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, राइट। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो ये बट हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि पर्टिकुलर ट्राइबल एरियाज में सिविलियंस जो हैं उनका जाना प्रोहिबिट है, या पर्टिकुलर टेरिटरी होती है जैसे कंटोनमेंट एरिया होता है, नॉर्मली दे गिव अस परमिशन टू जस्ट मूव फ्रॉम देयर टेरिटरी, मतलब जो कंटोनमेंट एरिया होगा, बट वहाँ पे कुछ ऐसे जगहें होती हैं जहाँ पे हमें परमिशन नहीं होती है, बीइंग अ सिविलियन हम उस वाले एरिया में जा सके। वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो राइट टू फ्रीली मूव है वहाँ पे कर्टेलमेंट है, बट वो रीजनेबल है क्योंकि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से
है। जो ट्राइबल एरिया की हम बात कर रहे हैं वहां पे क्यों वो रीजनेबल है, क्योंकि वो उनकी कल्चर की प्रोटेक्शन के लिए है। जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हमें हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, या जो माइनॉरिटीज है उनको उनको अपना कल्चर प्रिजर्व करने के लिए राइट्स होने चाहिए, अपना रिलीजन प्रोफेस करने के लिए राइट होने चाहिए, तो क्या ट्राइबल्स के पास वो राइट नहीं होना चाहिए? वो भी तो इंडियन सिटीजन है। तो इसलिए वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो कि जरूर होनी चाहिए, और वो आ जाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंडर। देन कम्स रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगेन सेम थिंग कि जब हमारे पास, जब हम कंसीडर कर रहे हैं इंडिया एज अ होल टू बी ए सिंगल टेरिटरी, तो हमारे पास राइट होना चाहिए कि हम कहीं भी जाके अपना घर बना के हम रह सकते हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अगर सपोज करो अब एक नॉर्मल सिनेरियो लो, कोई भी हिल स्टेशन है, जैसे हिमाचल के केस में अलाउड नहीं है राइट, कि जो आउटसाइडर्स हैं वो आके वहाँ पे अपना जो वहाँ पे अपना घर ले सके। क्यों नहीं है? क्योंकि आप शिमला जाइए, शिमला आज से कुछ साल पहले बहुत अलग था और आज बिल्कुल अलग है। ऑलरेडी जब इतने रिस्ट्रिक्शन है उसके बावजूद हम देखते हैं वहाँ पे कितना कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, कितना ज़्यादा वहाँ की जो डेमोग्राफी है, जो वहाँ की हम लोग बोले जो ब्यूटी है, उसी को ही कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया है। तो वो चीज़ें और ज़्यादा बुरे कंडीशन में होती अगर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, अगर हर कोई जाके हिमाचल में या जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे जाके अपने घर बना लेगा, तो वो घर तो चलो बनेंगे तो बनेंगे, उसके साथ साथ बहुत सारे रिजॉर्ट्स बना के रख देंगे, और वो रिजॉर्ट बना के क्या करेंगे, ताकि टूरिज्म बढ़ जाए, ताकि लोग वहाँ पे ज़्यादा आए। अब वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या रहेगी? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इतना ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन करोगे, और वो भी ऐसे एरियाज पे जो कि एक हमारी, देखो हमेशा याद रखना, ठीक है मैं एग्री करती हूँ कि हर किसी को बहुत अच्छा लगता है कि जब वो थक जाता है वो पहाड़ों में चला जाए, थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट करे। हम लोगों के लिए फेवरेट स्पॉट्स होते हैं कि जब समर्स हैं, जब उसकी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तब हम पहाड़ों पे चले जाएं। बट क्या हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज जो पहाड़ है वो भी पहाड़ों वाला जो वेदर है वो एग्जिस्ट नहीं वहाँ पे कर रहा है? आप मसूरी जाइए, आज से कुछ साल पहले कोई भी वहाँ पे फैंस वगैरह कुछ नहीं यूज़ करता था। अब वहाँ पे समर्स पे पिछले साल भी, हर साल ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे समर्स में फैंस ऑन हो रहे हैं। तो दैट शोज कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? टूरिज्म से इकोनॉमी बढ़ रही है, दैट्स ट्रू, बट कहीं ना कहीं वो हमें दूसरी जगह पे उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए राइट। तो इस ऐसी कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को, पेकुलर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत ज़रूर होती है। अदरवाइज जो लोग हैं वहाँ पे, क्योंकि एक पॉइंट पे आके ऐसे सिचुएशन में हम लोग खड़े हो चुके हैं जहाँ पे इंसान अपने प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और उन्हें क्लाइमेट चेंज बोलने को अच्छा लगता है, ये लगता है कि दूसरे क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान दे, बट खुद से कोई नहीं करना चाहता। हम खुद कितने ज़्यादा प्रोएक्टिव है कि जब हम एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं हम लाइट्स फैंस ऑफ करके जाएंगे। हम कितने प्रोएक्टिव है कि जब हम लोग पानी यूज़ कर रहे हैं तो हम बहुत मिनिमल पानी में यूज़ करेंगे। दूसरे को हर कोई बोलेगा, अगर तुम्हारे पास कंडीशन ऐसी आ रही है कि सपोज पानी की सप्लाई कम होगी, तब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन। बट जब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, व्हेन यू हैव लॉट ऑफ वाटर विद यू, आपको पता है टैंक फुल है, तब आप कितना अपना पानी रिजर्व कर रहे हो? Nobody is doing that, but we preach others to do that, right? तो anyhow this is something different, but हाँ, इसलिए यहाँ पे कुछ reasonable restriction जरूर है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कि एनी वन कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, बट अगेन द सेम थिंग कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब चीज़ों को मैनेजेबल रखना चाहिए। ओरिजिनली हैड 7th राइट ऑल्सो, दैट इज टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, बट अगेन द सेम थिंग, जैसे हमने देखा था कि हमारे पास 7 राइट्स थे, बट वो 7th राइट डिलीट कर दिया गया था, सो दैट वॉज ऑल्सो डिलीटेड फ्रॉम देयर राइट टू फ्रीडम के अंदर से। तो दैट्स द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। देन दीज 6 आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्टेट एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। ये जरूर याद रखना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जब आप फंडामेंटल राइट्स देख रहे हो, ये जरूर देखना है कि वो सिटीजन्स को मिलता है या नॉन सिटीजन्स दोनों को मिलता है, और दूसरी चीज ये जरूर देखनी कि वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट है या प्राइवेट इंडिविजुअल, बोथ है। तो यहाँ पे ये जो 6 राइट्स, जो राइट टू फ्रीडम के अंदर हमने आर्टिकल 19 के अंदर डिस्कस किए हैं, ये 6 राइट्स हमें प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट स्टेट बट नॉट अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। तो ये प्लीज याद रखना। तो ये है 6 राइट्स जो हम लोग बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट राइट्स फॉर ऑल ऑफ अस। आई हैड ट्राइड टू जस्ट इंक्लूड द राइट्स अलॉन्ग विद देयर एक्सेप्शन, सो दैट आपको वो चीज़ें याद करनी आसान हो जाए और वो फ्यूचर में रिलेटेबिलिटी एस्टेब्लिश करनी आसान हो जाए। This was about Article 19, that is guaranteed to all citizens 6 rights. Now is the time to move toward Article 20, that is protection in respect of conviction of offences. कि अगर कोई offense करता है
तो उस केस में उसे किस तरह से प्रोटेक्शंस दी जाएंगी, यहाँ पे उन चीजों की बात की जाती है। सबसे पहली बात यह है नो एक्सपोज्ड फैक्टो, मतलब अगर सपोज मैंने आज कोई भी क्राइम किया है और आज की जो रूल बुक है उसके हिसाब से मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज मैंने क्राइम किया है और आज से 2 महीने बाद आप वो जो रूल बुक के अकॉर्डिंगली मुझे सजा होनी चाहिए थी उसमें अमेंडमेंट 2 महीने बाद लेके आओ और फिर बोलो कि हमने तो ये अमेंडमेंट किया था, इसके हिसाब से अब ये पनिशमेंट एनहांस हो चुकी है तो इस पर्सन को भी पनिशमेंट एनहांस्ड वे में ही नहीं मिलेगा। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रहेगा। जो मुझे एक पनिशमेंट मिलनी थी अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो वो मुझे वही मिलेगी जो उस समय के रूल बुक के हिसाब से होगी। मुझे कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। देन कम्स नो डबल जेपार्डी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक गुनाह के लिए मुझे मल्टीपल टाइम। अब देखो, अगर आपको याद हो या याद क्या हो, आप सबको पता होगा, जैसे हम लोग देखते हैं कि चालान हो जाता है किसी भी, अगर ओवर स्पीडिंग का चालान हो गया तो वो 24 आवर के लिए वैलिड रहता है। और लोग क्या करते हैं, होली वाले दिन बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, वो अपना चालान करवा लेते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि चलो अब मेरा चालान हो गया तो 24 आवर के लिए मैं सेव हो गया, जो कि बहुत गलत चीज़ है, बट कई लोग करते भी हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये वही है नो डबल जेपार्डी का वही मतलब है बेसिकली, कि एक गुनाह की एक बार पनिशमेंट होगी, बार बार नहीं। अगर एक मर्डर किया है तब भी वही पनिशमेंट मिलेगी, 2 मर्डर किया वही पनिशमेंट मिलेगी। अगर वो हीनियस क्राइम है वो अलग चीज़ है, वो डिफरेंट डिबेट है, बट बेसिकली क्या है कि डबल आपके ऊपर, ऐसा नहीं कि एक मर्डर की अगर आपको पनिशमेंट थी, सपोज मर्डर तो बहुत हीनियस क्राइम में आ गया, सपोज करो कोई भी आपने क्राइम किया उसकी पनिशमेंट थी 10 साल, दूसरा फिर से आपने वो क्राइम कर दिया तो 20 साल, फिर से क्राइम कर दिया 30 साल, ऐसा नहीं होगा। तो वो इकट्ठी ही आपको एक ही दी जाएगी जो भी सजा मिलेगी, तो डबल जेपार्डी नहीं होगा। देन नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की जो पुलिस है या जो इंटेरोगेशन का प्रोसीजर है वो बहुत बुरा है, वो हम सबको पता है। हम लोग बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं कि जहाँ पे ये देखा जाता है कि जिस पर्सन ने, जैसे सपोज करो किसी ने कोई क्राइम किया या उसने नहीं भी किया, कोई क्राइम सीन है और वहाँ पे उन्हें कोई सस्पेक्ट लग रहा है और उसे वो उठाएंगे, उसे वो अपनी कस्टडी में लेंगे और उसे इस लेवल पे इंटेरोगेट करेंगे कि वो चाहे उसने वो क्राइम किया भी ना हो, वो फिर भी उसको एडमिट कर लेगा। क्यों कर लेगा? कि मुझसे इतना स्ट्रेस सहा नहीं जाता, सो लेट मी एडमिट कि हाँ मैंने ही किया है, तो कम से कम इनका टॉर्चर से तो मैं बचूंगा। तो वो इस लेवल तक आपको टॉर्चर करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, फिजिकल टॉर्चर करते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब हमें पता है कि हमारी पुलिस किस लेवल पे, मैं किसी भी प्रोफेशन के खिलाफ नहीं हूँ और प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि अगर मैं पुलिस के लिए बोल रही हूँ, मैं खुद ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को जानती हूँ जो बहुत ईमानदारी से भी जॉब करते हैं, सब चीज़ है, मैं वो नहीं कह रही हूँ। बट हाँ, हम लोग जो न्यूज़ में देखते हैं, जो हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं, उसमें ये भी निकल के आता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स इस तरह के भी हैं कि जस्ट टू गेट ऑफ फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जानबूझ के, उन्हें पता है कि वो सस्पेक्ट जो है वो एक्चुअली सिर्फ सस्पेक्ट है, उसने क्राइम नहीं भी किया हो या किया भी हो तो भी वो उस लेवल पे उसे इंटेरोगेट करते हैं कि वो उस चीज़ को चाहे किया है नहीं किया है, वो उसे मानने को एक तरह से रेडी हो जाता है। तो वो क्या आ जाएगा, अब वो अगर वो रेडी हो गया कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है, तो उसकी पुलिस कस्टडी में जो भी उसने बोला है, जो भी उसने एडमिट किया है, उसको मान्य नहीं माना जाता। उसे कोर्ट के सामने पब्लिश किया जाएगा और फिर वो कोर्ट के सामने अपना जुर्म अगर कबूल करता है तो वो अलग चीज़ है, और तब भी उससे पूछा जाता है कि आप किसी प्रेशर में तो नहीं कर रहे। अदरवाइज तो जो पुलिस कस्टडी में अगर उसने हाँ भी बोल दिया है तो भी मैटर नहीं करता है, राइट। तो ये है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आप अपने खिलाफ एक तरह से खुद से गवाही नहीं दोगे। अगर वो पुलिस कस्टडी में है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। सो दीज आर द 3 प्रोटेक्शन दैट आर गिवन ओवर देयर। और फिर आएगा आर्टिकल 21, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसके अंदर क्या है, आप नाम से समझेंगे, सबसे ज्यादा एक्सपेंडेबल आर्टिकल है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप देखिए, अगर आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन की बात हो रही है, आपकी पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है, तो डेफिनेटली उसकी मल्टीपल डायमेंशंस ओपन होती चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करना। और मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उन्हें बहुत वेग फॉर्म में रखा गया है ताकि उसकी कोई लिमिटेशंस ना बने।
ताकि जैसे सोसाइटी इवॉल्व करे, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस हो, उस हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट्स है उसका हॉरिजन को एक्सपेंड किया जा सके। तो वही यहाँ पे भी है। अब ये जो पर्सनल लाइफ है, सपोज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात हो रही है, तो इसके अंदर तो अगर मेरे को हेल्दी लाइफ जो चाहिए वो भी होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री लाइफ है वो भी होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी डायमेंशंस है जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के अंदर आ जाती हैं, और आप ये जरूर समझ सकते हैं। आपको प्लीज ये जरूर पढ़ना है फ्रॉम द लक्ष्मीकांत बुक। एंड देन कम्स ये जो प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 21, दैट इज नॉट लिमिटेड टू सिटीजन्स, दैट इज गिवन टू बोथ सिटीजन्स एंड अदर सिटीजन्स, दैट इज नॉन सिटीजन्स। सो यहाँ पे भी दो केसेस आते हैं जो कि इस पूरे आर्टिकल 21 के हॉरिजन को ही चेंज करते हैं। वो कैसे करते हैं? सबसे पहले गोपालन केस 1950, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम द आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन, कि ये जो आर्टिकल 21 है ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है अगर सपोज कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हो रहा है। मतलब सपोज करो अगर एग्जीक्यूटिव्स कुछ भी गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जो है वो कहीं भी थ्रेटन हो रही है या आपकी लिबर्टी थ्रेटन हो रही है, तो उस केस में आर्टिकल 21 के अंदर आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। मगर अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जाता है, लेजिस्लेटिव एक्शन होता है, तो उस केस में आपको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। बात को समझिए कि जो लॉ मेड अप था उसके अकॉर्डिंगली, अगर क्योंकि पहले क्या सोचा जाता था कि जो लॉ मेकअप है उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना चाहिए जो एग्जीक्यूटिव्स है, और सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में ये स्टैंड लिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ जज कर सकते हैं या वो सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। मतलब वो हमने देखा था ना कि जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट था वो पहले ये नहीं देखता था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज हो रहा है या प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ पास हो रहा है, राइट। बट यहाँ पे वही, इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो तभी आपकी प्रोटेक्शन रखेगा अगर एग्जीक्यूटिव ने कुछ गलत किया है, मतलब एग्जीक्यूशन में कुछ गड़बड़ है। अगर लेजिस्लेटिव ने कुछ गलत लॉ बनाया है तो उस केस में ये आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। बट लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम बीतता है फिर क्या होता है, बिकॉज दे टुक प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 एंड नॉट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हमने अर्लियर वीडियोस में भी जरूर डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से भी इसका रेफरेंस ले सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि हम लोग तो, जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को ही जज कर सकता है, नॉट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का क्या मतलब है कि सपोज करो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है जिसके अकॉर्डिंगली लॉ बनना चाहिए, क्या वो फॉलो हुआ है या नहीं। दैट मीन्स कि जैसे हमें नॉर्मली पता है कि बिल इंट्रोड्यूस होगा, डिबेट्स होंगी, फिर वो एक हाउस से पास होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, फिर वहां से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर वो एसेंट देंगे और फिर फाइनली वो बिल जो है वो लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये बोला कि हमारी जो पावर है वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ वाली, कि हम ये देखेंगे वो पूरे का पूरा प्रोसीजर जो था लॉ बनाने के लिए वो फॉलो हुआ है या नहीं, पहली बात। अब दूसरा चीज क्या आता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि ये तो प्रोसीजर तो एस्टेब्लिश होना ही चाहिए, पर ये भी जरूरी है कि वो जो लॉ बना है वो सही है या नहीं। मतलब जो हमारे पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो बाद में आई थी, राइट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसे बाद में इंटरप्रिटेट किया था, पहले नहीं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, दैट मीन्स जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अगर सिर्फ जुडिशरी को लगता है जो प्रोसीजर था वो फॉलो अप हुआ है लॉ मेकअप करने में, तो दैट मीन्स वो ठीक है। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर ये बोला जाता है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश हुआ था वो तो ठीक है, वो तो देखेंगे ही हम कि वो प्रोसीजर फॉलो हुआ है नहीं हुआ, बट हम ये भी देखेंगे कि जो तुमने लॉ बनाया वो भी सही है या गलत है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो इसलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यहाँ पे जो गोपालन केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला कि हम सिर्फ आपको एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरी एक्शन से ही प्रोटेक्शन देंगे, ना कि लेजिस्लेटिव से, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमारे पास जो पावर है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ वाली है। बट मेन का केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट एंड सेड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ प्रोवाइडेड प्रोसीजर इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट, दैट मीन्स जुडिशियल रिव्यू। ये भी देखा जाएगा कि जो लॉ बना है वो रीजनेबल है, जस्ट है, फेयर है या नहीं है, राइट। तो ये डिफरेंट चीजें निकल के आई। बेसिकली हमने क्या देखा कि गोपालन केस में फर्स्टली जो जुडिशरी का पॉइंट था वो ये था कि हमारे पास जो पावर है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश हुआ है लॉ वाली है। बट मेन का केस में उन्होंने बोला नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दैट मीन्स हम लोग रिव्यू करेंगे जो तुमने लॉ बनाया वो सही है या नहीं। इसलिए अब ऐसा बोला जाता है कि दैट जो हमारे पास आर्टिकल 21 के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव नहीं, लेजिस्लेटिव भी है।
राइट। सो ये है आर्टिकल 21 जो कि मोस्ट एक्सपेंडेबल आर्टिकल है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें समझने की है वो ये है कि ये आर्टिकल और ये जो हमारे पास राइट है, फंडामेंटल राइट है, ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है। और दूसरा चीज ये है कि हमें आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन और आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन दोनों से ही प्रोटेक्ट करता है। और इसमें हमने दो केसेस का जिक्र किया है, एक गोपालन केस का और एक मेनका केस का, राइट। तो ये था आर्टिकल 21। और फिर आता है आर्टिकल 21A जो कि है राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन में ये बोला जा रहा है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14, जो कि हमें पता है पहले डीपीएसपी था, लेटर ऑन इट वाज एडेड एज अ फंडामेंटल राइट, वाज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, right? So this is article 21A. Then comes article 22, which is the article that actually protect us from the arbitrary action of government. So that is protection against arrest and detention. कि जो डिटेंशन है बेसिकली वो दो तरह की होती है, एक है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इसमें फर्क क्या रहेगा? डिटेंशन में क्या रहता है? प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि जब आपने कुछ गलत बोल दिया या कुछ गलत कर दिया तो उस केस में आपको डिटेन कर लिया गया। दैट मीन्स आपने कुछ गलत कर दिया है, उस केस में आपको डिटेन कर लिया। प्रिवेंटिव नाम से समझ लो, प्रिवेंट करना, कि उन्हें लग रहा था कि आप ऐसा जाके कोई भाषण ना दे दें या आप कोई गलत काम ना कर दे। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये बेसिकली डिटेंशन की पावर गवर्नमेंट कैसे यूज़ करती है, वो ये पोर्ट्रे करती है कि ऐसा है, हमें ये लग रहा है कि ये वाला पर्सन अगर कोई ऐसा भड़काऊ भाषण दे देगा या कुछ भी ऐसा कर देगा तो उससे जो लार्जर जो सोसाइटी है उसकी हार्मनी को प्रॉब्लम होगी और उस केस में लॉ एंड ऑर्डर के इशू अराइज हो सकता है। तो उस केस में वो पहले ही उसे डिटेन भी कर सकते हैं, वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। और अगर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है क्राइम करने के बाद, मतलब क्राइम नहीं कह सकते हम, कुछ ऐसा भाषण देने के बाद जब उन्हें वो डिटेन कर लिया जाता है तो उस केस में उन्हें प्यूनिटिव बोल दिया जाता है, मतलब उन्होंने वो जो भाषण था या जो डिलीवरी थी वो कर दी है, प्रिवेंटिव मतलब अभी नहीं किया है। तो ये दो तरह की डिटेंशन होती है। बट यहाँ पे आर्टिकल 22 के अंदर बेसिकली हमें इनसे प्रोटेक्शन मिलती है। प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? पहले जैसे आपको डिटेन किया गया है तो आपको सुप्रीम कोर्ट, अगर आपका केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट, अगर आप आर्टिकल 22 के अंदर केस करते हैं फंडामेंटल राइट के लिए, तो आपको जो सुप्रीम कोर्ट है वो चेकआउट करेगी कि जो ये पर्सन ने जिसको डिटेन किया गया है क्या ये रीजनेबल था, क्या ये रीजनेबल नहीं था, और क्या जो पूरा प्रोसीजर है वो फॉलो अप किया गया। फॉलो अप कैसे? कि जब भी आपको डिटेन किया जाता है तो विद इन 24 आवर आपको पेश करना होता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट, वो किया गया है नहीं किया गया, तो ये सारी चीज़ें चेकआउट की जाती है। दैट इज द प्रोटेक्शन दैट इज गिवन टू एवरी सिटीजन, ताकि गवर्नमेंट, अब देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन कितना वेग है, वो बोल दे ऑन दी एप्रीहेंशन कि हाँ हमें लग रहा था ऐसा होगा तो इसलिए हमने डिटेन कर लिया, बट हो सकता है उनका लगना गलत हो सकता है उन्होंने अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए ये सब कुछ किया हो, तो इसलिए ये प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। दैट इज गिवन टू अस अंडर आर्टिकल 22। अब अभी हमने जितने भी ये आर्टिकल डिस्कस किए हैं, आर्टिकल 19 जिसके अंदर हमने 6 जो हमारे को फ्रीडम्स मिलती है वो देखा, आर्टिकल 22 जिसमें हमने कन्विक्शन के अगेंस्ट जो हमें प्रोटेक्शन मिलती है, 3 प्रोटेक्शन, राइट। और 3 प्रोटेक्शन क्या थी? एक तो वो था एक्स फैक्टो वाला, और दूसरा हमने क्या देखा था? डबल जियोपार्डी, और तीसरा हमने क्या देखा था? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट। तो ये था आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 में हमने क्या देखा? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें हमने देखा कि जो ये राइट है वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को मिलता है। और फिर हमने इसमें 2 केसेस डिस्कस किए, गोपालन केस और मेनका केस। और उसके बाद आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन है, जो कि पहले डीपीएस में था, और एंड में आर्टिकल 22 जिसमें हमने देखा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, और डिटेंशन 2 टाइप्स का होता है, और वो ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। So all those things that we had discussed up till now, that are just under the right to freedom. Right to freedom के अंदर हमने ये articles discuss किए हैं, but I hope now you have better understanding कि right to freedom क्या है और उसके अंदर हमारे पास क्या क्या freedoms हमें मिलती हैं। So that was it for this particular video, but because I don't want to extend it beyond that, क्योंकि already video थोड़ा lengthy हो चुका है। But my point over there was कि मैं ये चाहती हूँ कि आपको maximum output मिले, आपको maximum information मिले। Just because of that I'm not considering the fact कि video इतना ज़्यादा lengthy हो जाए, but the point over there is at least I should deliver the value so that when you leave out of this video you have certain clarity in your head. So I hope all these things that I had stated in this video make sense to you and you had liked the video. If you like
like the video, then do hit the like button, and also subscribe to my channel if you hadn't yet. And always remember guys, I conduct a master class in which you will get the better clarity of UPSC preparation. So just register for it right now by clicking on the link given in description below. I will see you all in the next video with the remaining topics of this chapter. Till then, bye bye guys.